पाठ 18 विज्ञापन ही विज्ञापन। इस पाठ के माध्यम से मोहन राकेश ने विज्ञापनों के बढ़ते प्रचलन पर व्यंग किया है। आज संसार की प्रत्येक वस्तु बिकाऊ है, जिस कारण विज्ञापनों की भरमार ने जीवन में उथल पुथल मचा दी है। संसार की प्रत्येक वस्तु विज्ञापित की जाने लगी है। लेखक अपने को भी किसी वस्तु का विज्ञापन समझने लगा है। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजलें, भजन और गीत और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र कहीं भी मैं गालिब की गजल सुनता हूँ या सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। परिणाम ये है कि अब मेरे लिए कोई गजल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा। सब किसी न किसी चीज का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत भरे विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले से रहना नहीं देश वीराना है कि लय, और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली है? खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है। भगत कबीर क्या कर सकते हैं? खुजली कंपनी उनके जिस रचना पर चाहे अपने मोहर चस्पा सकती है। और बात गीत गजलों तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है, जो आज तक के मूल्य से सर्वथा भिन्न है और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदले दे रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी न किसी चीज का विज्ञापन न हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियां कभी अछूती कला का उदाहरण रही होंगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हो गई है। उन मूर्तियों का केश विन्यास आज मुझे एक तेल की शीशी की याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कलाभिरुचि को प्रमाणित करता है। जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था, वे हाथ भी आज एक बिस्कुट कंपनी की विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडहर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसलिए हैं कि लोगों में यातायात के प्रति रुचि जागृत करे, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें खींचे और अपनी प्रियतमाओं के पास भेजें। मीनाक्षी और रामेश्वरम के शिखर और खजुराहो के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती को व्यक्त करने के लिए प्रतीक बन सकें। कश्मीर की सारी पार्वत्य सुषमा, वहां की नवयुवतियों का भाव सौंदर्य और वहां के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, ये सब इस बात को विज्ञापित करने के लिए है कि सफेद रंग का वो शहद जो बंद डिब्बों में मिलता है, सबसे अच्छा शहद है। बर्नार्ड शॉ के नाटक हमें ये बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन की किस प्रेस की छपाई अच्छी है। प्रशांत सागर में अणुबम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि वहां के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, जिसे सिर्फ एक कंपनी तैयार करती है। विधना ने इतनी बारीक बीनी से ये जो धरती बनाई है और मनुष्य ने विज्ञान के प्रयोग से उसमें जो 4 चांद लगाए हैं, वे इसलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा न बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल एक कपड़े के मिल का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे का एक ही उपयोग है कि उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल में काम करने वाले तभी काम कर सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है, इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखक का विज्ञापन है तो लेखक पत्र का विज्ञापन है। श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। बहुत सी चीजें स्वयं अपना विज्ञापन है,
जैसे उपदेश, आलोचना, नेतागिरी आदि। मतलब ये कि जहां जाएं, जिधर जाएं, जहां रहें, जैसे रहें, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने का यही एक साधन है। घर से निकले तो हर दोराहे, चौराहे और सड़कों के खंभों पर विज्ञापन। खतरे से सावधान, धोखे से बचिए। इनको पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाएं, विज्ञापन। पुस्तक उठाएं, विज्ञापन। बस में बैठें, विज्ञापन। क्या आपका दिल कमजोर है? क्या आपका जिस्म टूटता रहता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है। उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही जिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनका उपयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए ही रह जाएगा। वैसे तो आज भी इनका खासा उपयोग इस कला के लिए होता है। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र हैं। कई कला केंद्र कुछ स्वनाम धन्य लोगों की दानवीरता का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाला छगनलाल, मगनलाल या इसी तरह के नाम के किसी और लाला की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही हैं। मगर आने वाले युग में ये कला 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएंगी, उनके नीचे एक कोने में छपा मिलेगा। आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है। आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए। मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए। हर नए आविष्कारक का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा, मुझे ये कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय रबर के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आए करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा। साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्का साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलते हुए कहेगी, बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? ये इसलिए कि मैं रोज प्रातः 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। कल से आप भी घर में 951 नंबर साबुन रखिए। उसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे की भी किफायत होती है। जहाँ तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीजों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों के। चित्र गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल के इश्तिहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के इश्तिहार बुने जा सकते हैं। नमदे और गलीचे रबड़ सोल के जूतों के विज्ञापन का आदर्श साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवारों पर लॉटरी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज के टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है और अस्पताल की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। ये तो आने वाले कल की बात है, पर आज की स्थिति ये है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहाँ विज्ञापन हो वहाँ भी, जहाँ ना हो वहाँ भी। मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज और हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है।
सुबह उठते ही सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूँ तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की एक सुंदरी का ध्यान हो आता है, जिसका चेहरा मैं रोज अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम का ख्याल दिमाग में आते ही मुझे तुरंत कॉफी प्रदेश की ढलानें याद आ जाती हैं। साथ ही एक बुढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है और मैं अनायास अपने को बुदबुदाते हुए पाता हूँ। ये अच्छी कॉफी है और ये अच्छा चेहरा, दोनों भारतीय हैं। खैर, लड़का 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अध खुले होठों के बीच उसके पतले सफेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वो विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी भाषा में इसे $1 मिलियन स्माइल कहते हैं। और वो लड़का है कि रोज 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ ये $1 मिलियन की मुस्कुराहट मुस्कुरा जाता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। और जब मैं ये सोच रहा होता हूँ तो ईथर में तैरती हुई स्त्री कंठ की सुमधुर आवाज सुनाई देती है। क्या आपका लीवर ठीक काम नहीं करता? अपना लीवर ठीक करने के लिए आज से ही लीवर इमल्शन लीजिए। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि लीवर ठीक काम करता है या नहीं, पर जब मैं किसी बच्चे को किलकारी मारकर हंसते देखता हूँ तो मुझे लाल डिब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद हो आती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूँ तो 29 रुपए वाला कैमरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगता है। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद जरूर आती है। मोहल्ले के लाला चौधरी मिलने आते हैं तो मुझे लगता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चला आ रहा है। दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोजी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है। और किसी से कहिएगा नहीं, पर हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि जब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है कि अपना चेहरा नहीं, लीवर सॉल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ। मोहन राकेश।